नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। सो टुडे इज 5 जनवरी 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आप सभी लोगों को छोटी सी इंफॉर्मेशन बता देना चाहता हूं कि शाम को 7 बजे प्रीलिम फोकस न्यूज डिस्कशन होता है। जो न्यूज़ द हिंदू में कवर नहीं हो पाती है, जो यहाँ पे नहीं आती, जैसे कि पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, ये भी अदर न्यूज़पेपर के अंदर जो आती है, प्रीलिम फोकस करके उस न्यूज़ को हम कवर करते हैं शाम 7 बजे। तो शाम 7 बजे आप लोग उस न्यूज़ को देखना ना भूलें। लेक्चर को जाइए और ध्यान से देखिए। पिछले दिन का भी डला हुआ है, आज का भी आ गया होगा, तो आप लोग जरूर से इसको देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ शाम को 5 बजे किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है एमसीक्यू की, उसे पूरा सॉल्व करवाया जा रहा है। साथ ही साथ और भी ऐसी हम बुक्स लेके आएंगे जहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जाएगी। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, द हिंदू का न्यूज़पेपर चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस चाहिए, या फिर आपको कंपाइलेशन चाहिए सभी एडिटोरियल्स के, इंग्लिश न्यूज़पेपर के सभी एडिटोरियल्स का कंपाइलेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा एडिवर्स न्यूज एनालिसिस का पेज भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के अंदर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ जो है डेली बेसिस पे पोस्ट होती रहती हैं, एमसीक्यू क्यूज वगैरह भी चलते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है _प्रकाश_सुवेदी_। तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप कोई भी क्वेरीज है, आपकी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज हैं, या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज हैं, या फिर करियर रिलेटेड क्वेरीज हैं, या पर्सनल क्वेरीज हैं, कोई भी किसी प्रकार की आपके पास क्वेश्चन है, तो आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे बिना हेजिटेट हुए क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। द फर्स्ट आर्टिकल विच यू आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, हम समझने की कोशिश करेंगे। डिटेल में इस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे, इसके चैलेंजेस को देखेंगे, क्या प्रोमिसेस आए हैं उसको देखेंगे, क्या है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। आज आपको ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हम देखने वाले हैं। चलिए देख लीजिए आप। यहाँ पे प्लान टू रिड्यूस द फॉसिल फ्यूल, जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उसे, उसका इंपोर्ट्स को हमें डिक्रीज करना होगा, रिड्यूस करना होगा, ये हमारा एम है। इसलिए हम लेके आए हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी में या फिर किसी भी एग्जाम के अंदर, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है ना, इसकी लागत क्या है, यह पूछ लिया जाएगा। इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल से हम रिलेट करते हैं तो आर्टिकल 48A आपको याद रखना होगा। स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। ये किस लिए किया जा रहा है, प्रोटेक्ट करने के लिए और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। और सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, स्टेट की होती है। ये जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट की। इसलिए हाइड्रोजन मिशन को लेके आया गया है। क्लियर। प्लान टू रिड्यूस द इंपोर्ट ऑफ डीकार्बनाइज मेजर सेक्टर इकोनॉमी एंड टर्न द कंट्री इनटू द ग्लोबल हब ऑफ द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये हमारा इसके अंदर एम है कि हम एक्सपोर्ट करें ग्रीन हाइड्रोजन को। क्लियर। चलिए अब देख लीजिए क्या क्या प्रोमिसेस बोले गए हैं। यहाँ पे डिटेल में बताया गया। हाइड्रोजन प्रोड्यूस इज सेड टू बी ग्रीन इफ ऑल इट्स इनपुट आर ग्रीन। हाइड्रोजन जो मिशन है उसके अंदर आप कैसे बोलेंगे कि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है वो ग्रीन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी हाइड्रोजन अगर ग्रीन है तो हम उसे ग्रीन कब बोलेंगे, जब उसके और सभी के सभी इनपुट उसे प्रोड्यूस करने के लिए जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं वो सभी के सभी ग्रीन हो। मतलब ग्रीन कलर ना हो, समझ लीजिए, ग्रीन कलर नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं समझना कि वो ग्रीन कलर के होंगे तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन बोल दिया जाएगा, नहीं नहीं। इसका मतलब ये है कि उस पर कोई भी कार्बन जो है इमिट ना हुआ हो, है ना, कार्बन इमिट ना हुआ हो। क्लियर हो गया। वो एक इकोनॉमिकली एनवायरमेंटली फ्रेंडली होनी चाहिए। डीकार्बनाइजेशन प्लान, डीकार्बनाइजेशन मतलब कार्बन को हटाना, डीकार्बनाइजेशन करना, डीकार्बन प्लान टू मैनी कंट्रीज इंक्लूड ग्रीन हाइड्रोजन बिकॉज कंबशन हाइड्रोजन रिलीज द हीट एंड स्टीम। ये आपको पता होना चाहिए। हीट और स्टीम रिलीज होता है ग्रीन हाइड्रोजन से। हीट मतलब आपको पता है गर्मी रिलीज होती है, हीट, और
उसके साथ स्टीम भाप जो रिलीज होती है तो वो जो है खतरनाक नहीं होती है। कार्बन जो है बहुत खतरनाक होता है। 60% ऑफ इंडियन एनर्जी कम फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। हमारी जो 60% एनर्जी वो कहाँ से आती है? फॉसिल फ्यूल से आती है, जिसे हमें रिड्यूस करना है, कम करना है। तो प्रोडक्शन मोड चॉइस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इज थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हम किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, तो हमें बताना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्लियर? ये देखिए, जीरो इमिशन हाइड्रोजन। टेक्नोलॉजिकली टू अडॉप्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फॉर द यूज ऑफ व्हीकल लार्जली इमेच्योर इन इंडिया। इंडिया करंटली लैक द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइजर एंड नीड चीपर रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत है हमें। हाइड्रोजन लीक इजिली एंड लिक्विड हाइड्रोजन रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद एयर इंक्योरिंग द सिग्निफिकेंट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है। अगर ये लीकेज हो जाता है तो बहुत बड़े लेवल पे रिएक्ट करके एक्सप्लोसिव भी हो सकता है एयर के साथ। ये एक छोटी सी इसकी नेगेटिव पॉइंट है जो हमें याद रखना है। आगे चलते हैं और हम देखते हैं, इस मैटर को पहले समझने की कोशिश करते हैं। यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। कौन सा मिशन को अप्रूव किया है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनिशिएटेड आउटलेट 19,744 करोड़ रुपीज, अ ग्लोबल हब टू प्रोड्यूस यूटिलाइज एक्सपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। ये हमारा एम है। 50 मिलियन टन जो है एनुअल ग्रीन हाउस गैस जो है इमिशन हम करेंगे बाय 2000। ग्रीन हाउस गैस जो है इमिट हो रहा है 2030, हम उसे अबैट करने की कोशिश करेंगे। तो 50 मिलियन टन जो है, अगर ग्रीन हाइड्रोजन आता है तो 15 मिलियन टन जो ग्रीन हाउस गैस इमिट होती है 2030 तक इमिट होगी, उसे हम रिड्यूस करने में सक्षम हो पाएंगे। क्लियर? कटिंग कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन बाय द हाफ ऑफ 2030। तो हाइड्रोजन की कॉस्ट है हमारा, हमने अनाउंस किया है कि हम इसे इंसेंटिव वगैरह देके इसका जो कॉस्ट है 2030 तक हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे, कट कर देंगे। दे इंक्लूड प्रायोरिटी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के अंदर इंक्लूड है मैन्युफैक्चरर्स को भी दिया जाएगा, कंसेशन और शॉर्ट टर्म वेवर्स को भी दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी दिया जाएगा, ट्रांसमिशन कॉस्ट भी यहाँ पे बियर की जाएगी। तो ये सब प्रायोरिटी के अंदर इसके अंदर रखा गया। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है प्रपोज हुआ है इसके अंदर, कि भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम मिलेगा। क्लियर? अब देख पा रहे हो ग्रीन हाइड्रोजन, देखिए सारे पेड़ हरे भरे हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, हाइड्रोजन विल मेक अप 12% ऑफ एनर्जी मिक्स बाय 2050। हाइड्रोजन जो है बनाएगा कितना? 12% ऑफ एनर्जी जो है मिक्स करेगा 2050 तक। हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ एंड क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन। सबसे अच्छा क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल का ऑप्शन है। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू प्रोड्यूस होता है। रिन्यूएबल एनर्जी जस्ट लाइक द सोलर, विंड, है ना। लोअर कार्बन फुटप्रिंट इसके अंदर देखने को मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर। अब बताइए, ग्रीन हाइड्रोजन आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपको पता होना चाहिए ब्राउन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है। ब्राउन हाइड्रोजन जो कोल से प्रोड्यूस होता है उसे ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रे हाइड्रोजन जो नेचुरल गैसेस से प्रोड्यूस होता है ना, इमिशन आर रिलीज इनटू एयर। ब्लू हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस से, ये भी प्रोड्यूस होता है, वेयर इमिशन आर कैप्चर यूजिंग द कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। जैसे पानी वगैरह में ये सब कार्बन के कैप्चर हो जाता है, वो अगर कैप्चर कर लेता है तो उसे हम ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। क्लियर? सबसे बड़ा इशू क्या निकल के आ रहा है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है सर? प्रॉब्लम कितने है? प्रॉब्लम इतने है सर, लार्ज स्केल हाइड्रोजन प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे ज्यादा आता है। मतलब लार्ज स्केल में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा सर? बल्क स्टोरेज कहाँ रखे होंगे, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेफ्टी, ये सब का कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। एंड मैचिंग सप्लाई डिमांड अनसर्टेनिटी। सप्लाई डिमांड भी तो होनी चाहिए। आपने प्रोड्यूस तो कर दिया, बना तो दिया, लेकिन डिमांड ही नहीं तो क्या करोगे? तो डिमांड सबसे पहले जनरेट करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। देखिए, साइलेंट वैली बर्ड स्पीसीज नंबर गोज अप टू 175। साइलेंट वैली नेशनल पार्क बताइए कहाँ पे है? ये आपको पता होना चाहिए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ है? केरला के अंदर है।
इसके अंदर जो नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज हैं वो हाई हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं अभी, जो कि 175 तक पहुंच चुके हैं। पहले 144 स्पीसीज थे, अभी 144 स्पीसीज जो है पहले वाले पाए गए हैं, और 17 नए स्पीसीज भी इसके अंदर देखने को मिले हैं। आप देख पा रहे होंगे विजुअल के अंदर ये जो है बर्ड कितने प्यारे प्यारे सुंदर से हैं, है ना, कितने प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं। 141 स्पीसीज जो है आइडेंटिफाई हुए हैं, और जिसमें से 17 स्पीसीज साथ में अलग 17 स्पीसीज जो है फाउंड हुए हैं, जिसमें से टोटल 175 स्पीसीज इसके अंदर स्पॉट होते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अंदर। सर्वे किया गया था, हेल्ड हुआ था सर्वे 27, 28 और 29 दिसंबर को 30th एनिवर्सरी मनाई गई है। फर्स्ट बर्ड सर्वे जो हुआ था, आपको पता होना चाहिए साइलेंट वैली के अंदर का कब हुआ था, 1990 के अंदर। 2020 में इसका 30 साल पूरे हो गए थे, लेकिन 2020 में अब सभी को पता है कि कोविड आ गया था, जिसके तहत इसको नहीं करवा पाए थे, है ना। इसलिए इसको एनिवर्सरी इस साल मनाई जा रही है कोविड के रिस्ट्रिक्शन की वजह से। 7th सर्वे टीम हु हैड अटेंडेड द फर्स्ट सर्वे इन 1980, आपको पता होना चाहिए। कुछ न्यू स्पीसीज जो फाउंड हुए हैं उनके नाम अपन पढ़ लेते हैं फटाफट। देख पा रहे होंगे ब्राउन वुड आउल, बैंडेड बे कोकू, मालाबार वुड स्ट्राइक, व्हाइट थ्रोट एंड किंगफिशर, इंडियन नाइट जार, जंगल नाइट जार एंड लार्ज कोको सुरके। इस तरीके से ये देख पा रहे होंगे कुछ ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाई कैचर, नीलगिरी फ्लावर पिकर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीसीज हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए आज एडिटोरियल सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आए हैं। ओपन लेटर टू इंडियन फिल्म स्ट्रेनी फिल्म के बारे में बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग है गेट द मोमेंटम बट इन्फ्लेशन इज स्टिल कंसर्न। यहाँ पे बस इतना बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन भी तेजी से बढ़ रहा है, ये चीज़ बता रही है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई तेजी से बढ़ रही है, तो दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो अब इसकी क्या निकल के आता है आगे वो हम देखेंगे, है ना। चलिए गेमिंग एंड गैम्बलिंग के यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक राइट एंड पर्सनल फ्रीडम, सोशल इम्परेटिव, मतलब जो रूल्स लेके आया जा रहा है, हम 2-3 बार रूल्स डिस्कस कर चुके हैं कि जो गेमिंग है ना, कल भी डिस्कस किया था। जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है डिटेल में जाइए, उसको देखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। क्या है लोकल सेल्फ गवर्नेंस की वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस की वैल्यू को बताया गया है। अभी ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं सर, आप ये आर्टिकल पूछा क्यों गया है। अब देखिए ना, अब क्या होगा कि आपको ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना, आपको ये पता चलता जाएगा कि ये आर्टिकल क्यों पूछा जा रहा है और क्यों आ रहा है, ये आपको पता होना स्टार्ट हो जाएगा। बताइए क्यों हो रहा है। 1992 दिसंबर 1992 में क्या हुआ था, एक पार्लियामेंट ने पास किया था क्या, 73rd और 74th अमेंडमेंट। जी हाँ, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पास हुआ था, जिसके तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी। गांव के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया था और शहरों के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज आई थी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके कितने साल हो गए हैं, 1992 से लगा लीजिए लगभग 30 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, 30 साल पूरे हुए, मतलब 30 साल की एनिवर्सरी। क्या है क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, प्रीलिम्स में है, मेंस में है, तैयार करके जाना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रट लीजिए, एनी हाउ रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इस सभी को मैंने क्या किया है, नोट्स में भी डाल दिया है, तो आप चाहे तो वहां से इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर बस बात की जा रही है कि भैया कैसे लोकल सेल्फ गवर्नेंस को पावर कम दी गई है ना, उसकी पावर को थ्रेटन कर लिया जाता है। पहले हम उसको देखते हैं, फिर अपन क्या करेंगे कि एग्जाम्पल पे आएंगे, है ना। देखिए ये देखिए आर्टिकल 14 जो क्या कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है स्टेट सेल्फ टेक द स्टेप टू ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट के लिए एक छोटा सा यूनिट है सेल्फ गवर्नमेंट का, क्या, विलेज पंचायत। ये आपको पता होना चाहिए। 73rd 74th अमेंडमेंट पास हुआ, फिर 3rd टाइप ऑफ गवर्नेंस है, ये सबको पता है। आपको पॉलिटी मैसेज को जाके रीड करना है, ठीक है। ब्लेम करेक्ट कुछ लोग अर्बन रेसिडेंट्स है ना। लोकल सेल्फ गवर्नेंस इज लिंक विद द आइडिया ऑफ सब्सिडरी, टिपिकली ग्राउंडेड ऑन 2 ब्रॉड आर्ग्यूमेंट के अंदर इसको मतलब टिका हुआ है। पहला आर्गुमेंट क्या है, कहता है, पहला आर्गुमेंट आप देखिए, पढ़िए मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। इट प्रोवाइड फॉर द एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ द पब्लिक गुड्स सिंस द गवर्नमेंट इज स्मॉलर ज्यूरिडिक्शन कैन प्रोवाइड द सर्विसेज एज पर द प्रेफरेंस ऑफ द रेसिडेंट्स। मतलब आप देखते होंगे ना कि गांव में जो बड़े मुद्दे हैं, अब लोकसभा का इलेक्शन होगा तो ये थोड़ी ना आएगा कि आपके घर में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके घर के बाजू से जो नाली गई है वो ठीक ठाक गई है कि नहीं गई है, उससे ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है,
कि आपके घर के पास की रोड बनी है कि नहीं बनी। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्या उसके ऊपर मुद्दे में बात होती नहीं होती। उसके ऊपर बात कब होगी, उसके ऊपर बात होगी कब, जब आप लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेके आएंगे। तो आप क्या करते हैं, छोटी छोटी बात के लिए प्रधानमंत्री को तो थोड़ी ना फोन करेंगे, है ना, लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, सब हो रही, तो आप क्या करेंगे, आप अपने पार्षद या उसके आसपास को चीजों को बोलेंगे। तो पार्षद जो होता है या फिर आपके पंचायत के अंदर करेंगे, इसलिए लोगों को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के अंदर हो पाता है, इसलिए ये पहला प्रेफरेंस है। सेकंड क्या है, इट प्रमोट्स अ डीपर डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट दैट आर क्लोजर टू द पीपल, है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोग अपने पार्षद से जरूर मिल पा रहे होंगे, है ना, पार्षद जो है आता रहता है ना। और आप लोग देख रहे होंगे पंचायत के अंदर जो आपके पंचायत जीत के आए हैं, है ना, पंच बने हैं, उनसे भी आप मिल पा रहे होंगे, है ना, पंचायत के इलेक्शन लड़ते होंगे तो वो। लेकिन आप क्या सीएम से रोज मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। क्या पीएम से मिल पाते हैं, और ना के बराबर है ना, नहीं मिल पाते। तो ये चीजें देखने को मिलती है ना। तो क्लोज लोग किसके क्लोजर हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के क्लोजर है, इसलिए ये डीपर डेमोक्रेसी को उठाता है, आगे लेके आता है ना। इसकी कुछ लिमिटेशन है, जिससे डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर इलेक्टेड इंप्लीमेंट 74th अमेंडमेंट सिटीज इकोनॉमिक पावर हाउस, है ना। कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता है और कुछ लिमिटेशन है इसके अंदर। इसके पहले कि हम मेंस का प्रीलिम का क्वेश्चन डिस्कस करें, आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो कि आर्टिकल के अंदर ही आया हुआ है। ये आर्टिकल के अंदर, इसको तो आपको रट लेना है ना, एनी हाउ इसको नोट्स में इंक्लूड करना है, जब भी आए तो इसको लिखिए। क्योंकि अगर आप अपने आंसर में ऐसे एग्जाम्पल और ऐसे केस स्टडी देते हैं तो वो आपका आंसर क्या हो जाता है, बहुत ही ऑथेंटिक हो जाता है। आप लिखिए कि पटना हाई कोर्ट का रिसेंट ऑर्डर आता है जो कि डिक्लेयर करता है some provision of the Bihar Municipal Amendment Act 2021 as an unconstitutional is a path breaking 2021 में अमेंडमेंट किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है बहुत सारे पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ द ग्रेड COD एम्प्लॉयर of municipality from the empowered standing committee of the municipality of state government control director municipal administration। तो पावर का किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, ये की स्टडी पहली। दूसरा आप देखिए ना, the court held that these provisions violate the 74th amendment since the recentralization of the power। मतलब पावर को क्या हो रहा है, फिर से रिसेंट्रलाइज हो रहा है। जो पावर म्यूनिसिपैलिटीज के पास थी और लोकल गवर्नमेंट के पास थी, उस पावर को क्या कर लिया गया, स्टेट अपने ऊपर ले रहा था, खुद ले रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। वीकनिंग ऑफ सेल्फ गवर्नेंस बताया गया इसके अंदर, इनकॉम्पिटेबल विद द आइडियाज इंटेंडेड डिजाइन टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो ये एग्जांपल आपको जरूर से जरूर लिखना है अपने आंसर्स के अंदर। ठीक है, अब अपन चलते हैं एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में क्या होता है बताइए। फंक्शन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के फंक्शन है उसे दो में डिवाइड कर दिया जाता है, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटेड एज अ रिजर्व सब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर ट्रीटेड एज अ रिजर्व, कौन कौन से रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिजर्व है, ठीक है, लैंड रेवेन्यू रिजर्व है, पुलिस रिजर्व है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजर्व नहीं, इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है लोकल लोगों को, है ना। ये ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर आता है। इसलिए सेकंड वाले को आप जैसे ही ओमिट करते हैं तो आप पाएंगे कि आप डायरेक्टली अपने आंसर की ओर पहुंच चुके हैं, जो कि 1, 3 एंड 4 है। लैंड रेवेन्यू, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सब रिजर्व सब्जेक्ट है। आप ये आज भी देखिए ये सब कहाँ है, रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर आता है। क्लियर। एक मेंस का क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं, आप सामने ध्यान से देखिए। स्ट्रेंथ ऑन, आप पढ़ने की इसको कोशिश कीजिए। स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेंस ऑफ द लोकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम देयर फॉर्मेटिव फेज एंड functionaries and funds to the contemporary stage of functionality. Highlight the critical challenges faced by the local institution in terms of their functionality in the recent time। इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, 250 वर्ष का क्वेश्चन है, मींस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर हो गया। चलिए नाउ जल्लीकट्टू जो केस है, कल्चरल प्रैक्टिसेस और क्रूलिटी, क्या ये कल्चरल प्रैक्टिस के अंदर आता है या एक क्रूलिटी है, इसके ऊपर डिबेट चल रही है।
इस पूरे आर्टिकल को आपको चाहे तो आप एक बार रीड कर सकते हैं, वैसे आप छोड़ भी सकते हैं, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, आज मैं आपको क्रक्स समझाता था। फिर इसके बाद हम हाई पावर्ड लद्दाख कमेटी क्यों फॉर्म हुई वो हम देखेंगे। जलीकट्टू केस के अंदर पहले आर्टिकल आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट शैल बी, आर्टिकल 51A क्लॉज जी, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट, ये क्या है, ड्यूटी है, ये किसके अंदर आता है, ड्यूटी के अंदर आता है। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया to protect and improve the natural environment including forest, lake, river, wildlife, to have a compassion for the living creature, लिविंग क्रीचर के प्रति जो है कंपैशन होना चाहिए। इट्स सेल द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हम सभी लोगों की एक ही ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि हम सभी लोग प्रोटेक्ट करें, इम्प्रूव करें नेचुरल इन्वायरमेंट को, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन सभी को इंक्लूड करने की आवश्यकता है, उनके प्रति कंपैशन दिखाएं। बताइए, कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, 3 वर्ड दे रहा हूं। सिंपैथी है ना, ये आप होमवर्क है आपका, सिंपैथी, एम्पैथी लगभग रिलेटेड है इसलिए दे रहा हूं, और एथिक्स रिलेटेड है ये, है ना। कंपैशन, ये तीनों वर्ड आपको क्या करना है, इन तीनों वर्ड की डेफिनेशन लिखनी है, तीनों में डिफरेंस क्या होता है एक बारीक सा, वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागाराज केस, वैसे तो हम कल इसको देख चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं जिन लोगों ने कल नहीं देखा है और डिटेल में। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागाराज केस होता है, इसके अंदर बताया जाता है कल्चरल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया जाता है अंडर आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के अंदर, फंडामेंटल राइट गारंटीड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एजुकेशन और कल्चरल राइट के अंदर इसको कलेक्टिव कल्चरल राइट के अंदर दिया जाता है। क्लियर। फिर कोर्ट एग्जामिन करता है इफ द लॉ प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एनिमल, तमिलनाडु जो अमेंड करता है 2017 के अंदर, प्रिवेंशन क्रूरल्टी ललिकट्टू रूल 2017 के अंदर जो बनता है, इसके अंदर premature cruelty of animal where actually means to ensure the survival and well-being of native breeds of bull, उनका सर्वाइवल जो है बना रहना चाहिए, ये चीज बोलते हैं। फिर apex court that scrutinize the question of whether the new Jallikattu law were relatable to article 48, क्या article 48 से भी रिलेटेबल है, जो क्या कहता है, वो कहता है और the constitution which argue state to endure the organized agriculture and animal husbandry on the modern and scientific line, ठीक है। Constitutional bench also looked into the whether Jallikattu and Bullcore cart race laws कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये आपको बताना है ना। ये इसके अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मैटर में भी देखता है और ये बोलता है कि जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 की बात करता हूं मैं यहाँ पे, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ हो, वो इनको भी प्रोवाइड है ना, बैलों को भी, इन जानवरों को भी प्रोवाइड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो कल हम इसको डिटेल में डिस्कशन कर ही चुके हैं। क्लियर। अब देखिए, व्हाई द हाई पावर्ड कमिटी ऑफ लद्दाख की हाई पावर्ड कमिटी फॉर्म हुई, ये आपको बताना है। चलिए बताइए क्या है, जीएस पेपर नंबर 2 और 3 दोनों से रिलेटेड है ना। लद्दाख कमिटी क्यों फॉर्म हुई, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये कौन है, ये हमारे क्या है, नित्यानंद जी हैं, नित्यानंद राय जी हैं, जो कि कौन है, चेयर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के स्टेट वो है, मिनिस्टर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, द कमिटी विल डिस्कस द मेजर टू प्रोटेक्ट द रीजनल यूनिक, कमिटी क्या डिस्कस कर रही है, डिस्कस कर रही है यूनिक कल्चर और लैंग्वेजेस को लद्दाख के अंदर, टेकिंग कंसिडरेशन इनटू द ज्योग्राफिकल लोकेशन, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अब लद्दाख की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इंश्योर क्या करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड को, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख दिया जाएगा, है ना। और लद्दाख इज द ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ लेह एंड कारगिल। अब क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्राइबल पीपल रहते हैं, ये मैप आप ध्यान से देखिए, है ना, आपको इस मैप के अंदर ये कौन सा पार्ट है, एक्साई चीन का पार्ट है, ये लद्दाख है हमारा, ये हिमाचल प्रदेश है, ये जम्मू हो गया, है ना, ये कश्मीर की वैली हो गई, ये तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, पीओके। अब ये वैसे तो ये लद्दाख पूरा है अपना, है ना, ये श्योक रिवर निकलती है, नुब्रा वैली की रिवर निकलती है, ये इंडस रिवर है, ठीक है, जांगसर, जुरू, कारगिल, ये कारगिल वाला पार्ट आपको याद रखना है, जहाँ पे ये देखिए, है ना, कारगिल का पार्ट, ये देख पा रहे होंगे, ये कारगिल हो गया, ये कारगिल, है ना,
ये नुब्रा रिवर निकली, ये श्योक रिवर है, ठीक है, ये अक्साई चीन से इस तरीके से ये गई है, ये लेह हो गया, लद्दाख हो गया, इंडस रिवर ही जा रही है। तो ये चीजें कुछ मैपिंग में याद रखना है। चलिए, 6 शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रोटेक्ट करता है ऑटोनॉमी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन की ऑटोनॉमी को ये इंश्योर करता है थ्रू द क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल। क्लियर? ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल एडीसी जो है यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। क्या इस पे क्रिएट करना चाहिए या नहीं? विच फ्रेम अ लॉ ऑन लैंड, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर। नाउ 10 ऑटोनोमस काउंसिल एग्जिस्ट हैं अभी ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे? टोटल 10 ऑटोनोमस एरिया हैं। आसाम के अंदर है, मेघालय के अंदर है, याद रख लीजिए AMTM, ऐसे याद रख लेंगे, AMTM, PM होता है तो TM कर लीजिए, AM तो याद रहेगा सुबह शाम, तो AMTM। AM मतलब आसाम, M मतलब मेघालय, T मतलब त्रिपुरा, M मतलब मिजोरम, तो AMTM याद रहेगा आपको। चलिए, एज पर द 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के अनुसार टोटल पॉपुलेशन ऑफ जो लद्दाख है वो इतनी है। नंबर ये रटने की आवश्यकता नहीं, नियरली 80% इसमें से क्या है? ट्राइबल है। ये याद रखना है कि 2011 के सेंसस के अनुसार लद्दाख की जो पॉपुलेशन है उसमें से 80% जो है कौन है? वो ट्राइबल पीपल्स है। तो इसलिए क्या वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की आवश्यकता है या नहीं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर द ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर द माइनिंग टू बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये नल एंड वॉइड करार दे दिया गया था। ट्राइबल की जो लैंड है वो प्राइवेट ऑनर को नहीं दी जाएगी, किसी भी प्राइवेट पर्सन को, अलग से पर्सन को नहीं बेची जा सकती। ये 5th शेड्यूल के अंदर मेंशन है। 5th शेड्यूल के अंदर जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था। ये केस भी आप लोग देख लीजिए अगर आप देखना चाहें तो। समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ORS केस 1997 का केस है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है दैट द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर द माइनिंग के लिए, याद रखिएगा किस चीज के लिए? माइनिंग के लिए, फॉर वॉज नल एंड वॉइड अंडर द 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल के अंदर ये ट्राइबल पॉपुलेशन की जो लैंड है वो माइनिंग पर्पस के लिए ट्रांसफर करना नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है। क्लियर? चलिए, एसिड अटैक, देखिए एसिड अटैक कितनी तेजी से बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, तो इसे भी हमें संभालने की आवश्यकता है। एसिड अटैक विक्टिम फेल्ड बाय द लैक ऑफ कोहेसिव लॉ। देखेंगे क्या मुद्दा है इस चीज को। पहले तो अपन GS पेपर 2 से रिलेटेड हो जाता है। अब देखिए पेज नंबर 10 पे, वही पेज नंबर 10 था। एसिड कैन स्टिल बी फ्रीली एंड चीपली बॉट। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB के डेटा के अनुसार क्या बताया गया है कि जो एसिड अटैक हुए हैं, जेंडर बेस्ड क्राइम जो हुआ, ये जेंडर बेस्ड क्राइम के अंदर आता है, सबसे पहले तो याद रखना है। देन 2011 के अंदर जो डेटा आया था 83 एसिड अटैक हुए थे 2011 के अंदर। 2011 में कितने अटैक हुए थे? 2011 में 83 हुए थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ सर? फिर उसके बाद 2011 के बाद 2019 में हम आ जाते हैं। 2019 में कितने हुए थे? 249। सोचे कितने ज्यादा बढ़ गए, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अभी ये क्या हो गया इसमें से? फिर अब देखिए ना, 2021 में ग्री टू 176, 2021 में फिर से बढ़ के क्या हो गया? 1776। ये आपको याद रखना है। क्लियर? 2021 के केस जो है 176 है, पिछले साल के। वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा ये चीज कंसिस्टेंटली जो है हाईएस्ट रिकॉर्ड देखने को मिलता है एसिड अटैक का। नियरली 50% ऑफ द ऑल द केसेस इन द कंट्री ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहीं से आते हैं। 2021 के अंदर जो 153 मैन जो है इसके अंदर चार्जशीट फाइल हुई थी, जिसमें से 153 में से सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों को 7 हैव बीन कन्विक्टेड, 7 लोगों को सिर्फ कन्विक्ट किया करार दिया गया, कन्विक्शन हुआ, बाकियों को कन्विक्ट नहीं हुआ, है ना। आप सोचिए कितना बड़ा फ्लॉज है। मैनी एक्टिविस्ट जो है कहते हैं, जो बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि लॉ जो है हमारा सही तरीके से नहीं है। लैक ऑफ कोहेसिव लेजिस्लेशन की वजह से भी ये नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। जैसे सेल्स वगैरह में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं है कि भैया कोई भी आ रहा है एसिड खरीद के ले जा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया जाता है, ये एग्जाम्पल भी आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। क्या? एग्जाम्पल ऑफ बांग्लादेश ने लॉ बनाया कि वहां पे अटैक बहुत ज्यादा हो रहे थे, एसिड अटैक, तो उन्होंने एक डेडिकेटेड लॉ बनाया, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। क्या बनाया?
बांग्लादेश एसिड अटैक 2002, बांग्लादेश एसिड अटैक 2002 एक्ट लेके आए। द फर्स्ट एंड सेकंड एसिड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2002 लेके आए, जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है इंपोर्ट एंड सेल ऑफ एसिड इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में किसी भी दुकान से आप एसिड नहीं खरीद सकते हैं, है ना। इसकी वजह से उनका केसेस कम हो गए, तेजी से कम हो गए। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फ्लोटेड अ ड्राफ्ट इंडिया के अंदर प्रिवेंशन ऑन द ऑफेंस एसिड बिल 2018, जो कि फेल हो चुका है, लाइट ऑफ द डे में अभी है ना। फॉलोइंग द डायरेक्टिव फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, द सेल एंड द प्रोक्यूरमेंट ऑफ एसिड इन इंडिया सॉट टू रेगुलेट अंडर द पॉइजन एक्ट 1919। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखिए सर, आप क्या कर सकते हैं कि आप पॉइजन एक्ट के तहत 1919 पॉइजन, जो 1919 का पॉइजन एक्ट है उसके तहत एसिड को रेगुलेट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो ये चीज कर लीजिए। अगर ऐसा हो जाता है तो रेगुलेट हो जाता है। मतलब आप रेगुलेशन में क्या कर सकते हैं, सीधी सीधी बात है, इशू कर दीजिए एसिड सेल लाइसेंस। पहले तो रिटेलर को सबको लाइसेंस नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर लोगों को लाइसेंस मिलेगा, है ना। फिर उसके एसिड अगर बेचना है तो लाइसेंस चाहिए, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद कोई अगर एसिड लेने आ रहा है तो उसका एड्रेस प्रूफ उसको देना पड़ेगा, उसको फोटो देनी पड़ेगी, आपको लगाना पड़ेगा। ऑथेंटिक तरीके से आप सेल कीजिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए बायर्स का, है ना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये चीजें होती हैं तो हो सकता है कि हमारे केसेस जो है डाउन देखने को मिले। बॉम्बिंग इन सोमालिया, सोमालिया का मैप देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोमालिया के अंदर बहुत तेजी से बॉम्बिंग जो है देखने को मिली है। ये देखिए, ये है, ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी से लगा हुआ ये आप देख पा रहे होंगे, ये मेडागास्कर है, सॉरी मेडागास्कर नहीं, ये मेडागास्कर है ना। ये देख पा रहे होंगे, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं इसको। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो हॉर्न है वो सोमालिया ही है, ये आपको याद रखिए। सोमालिया भी एक कंट्री है, तो ये सोमालिया एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। मोगाडिशु इसकी कैपिटल है, यहाँ पे कोंटे में है। बाजू में ये देखिए केन्या सब लगता है बाउंड्री शेयर करता है, साथ साथ इथोपिया शेयर करता है। ये दो कंट्रीज की बाउंड्री शेयर करते हैं। डिजोबुती भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे रिटिका भी बाजू में है। येमेन ऊपर की तरफ है ना, अलग है इससे, पर याद रख सकते हैं। इसके बाजू में ये जो है साउथ सूडान है। तो ऐसे कुछ कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए आपको। चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और कैसा लगा आज का लेक्चर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। साथ ही साथ लेक्चर को शेयर करना है मैक्सिमम लोगों तक, और बिल्कुल फैला देना है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, भर के कीजिए, है ना। 7 बजे प्ले फोकस न्यू डिस्कशन आएगा, उसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना, जरूर से उसको देखिए। चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।